नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे कोर्ट्स में जो परिवर्तन हो रहे हैं, किस प्रकार हमारी कोर्ट्स नेशनलिज्म के मुद्दे पर सख्त रुख अपना रही हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि जज साहब के जो तेवर है वो थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं। खासकर जब से नए चीफ जस्टिस आए हैं, ऐसा लग रहा है कि अदालतों का थोड़ा जो माहौल है वो बदल सा गया है। पहले यही अदालतें कुछ खास 8-10 वकीलों के कब्जे में रहा करती थी। वही तय करते थे कि किसका केस पहले लगेगा, वही तय करते थे कि किसे जमानत मिलेगी, वो यहां तक तय करते थे कि जमानत जो है वो कब मिलेगी। जज साहब चिकनी चमेली का शो जो है वो छोड़ के आते थे बिना लंगोट के भागते हुए कि उस लिब्रांडू वकील का फोन आया है, जमानत देनी है। लेकिन अब अदालतों में थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो बदला बदला नजर आ रहा है। और खासकर जब से जस्टिस सूर्यकांत आए हैं, आते ही पहले दिन उन्होंने कपिल सिब्बल जो है उनको हड़का दिया एसआईआर के मामले पर। फिर उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब से ये मनमानी नहीं चलेगी कि भैया मेरा मुवक्किल कोर्ट में आ रहा है, बहुत हाई प्रोफाइल है, इसका केस लगा दो। अब से ये सब बिल्कुल नहीं होगा। जो रोहिंग्याओं के लिए पिटीशन ले जाते थे, बांग्लादेशियों के लिए पिटीशन ले जाते थे, पाकिस्तानी प्रेमी जो गैंग था, जज साहब अब उनसे ही उल्टा सवाल पूछ लेते हैं कि किस अथॉरिटी के साथ ये लोग यहां रह रहे हैं। आज की इस वीडियो में 3 केस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 2 बहुत महत्वपूर्ण केस हैं जिसके बारे में जानकर आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके से एक बड़ी चोट एक बड़े अपराध तंत्र पर होने वाली है। और जो होम मिनिस्ट्री है, खासकर अमित शाह जो है, उनके हाथ में कितना बड़ा हथियार जुडिशरी जो है वो देने जा रही है। किस चीज के लिए? इस देश के अंदर से संगठित और हार्डकोर क्रिमिनल्स जो है उनकी सफाई करने के लिए। और तीसरा केस जो है उसने लिब्रांडू वकीलों की ताबूत में जो कील गाड़ने का काम कर दिया है। एक बड़े वकील साहब हैं, किस तरीके से जज साहब ने उनको बता दिया कि तुम पे जितना जुर्माना लगाया था उतनी ही औकात है तुम्हारी, तुम रहने दो भाई, तुमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये वाली स्थिति है प्रशांत भूषण की। तो पहले बात करते हैं उन 2 महत्वपूर्ण केसेस की। पहला केस जाता है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची जो है उनके कोर्ट में। और वहां पर एक बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल था, उसका केस इस बेंच के पास पहुंचता है। उसकी जब सुनवाई हो रही होती है तो जज साहब एक बहुत महत्वपूर्ण जो निर्णय है या कहें ऑब्जर्वेशन है, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और निर्देश देते हैं कि जितने भी ये हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं और जितने भी ये संगठित अपराध में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इन सब के जो केसेस हैं जो ट्रायल कोर्ट में चल रहे हैं, इन केसेस को वहां से निकालो और सीधा एनआईए कोर्ट्स में डालो। दोस्तों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जो अपराध जगत के सीने में डायरेक्ट हथौड़ा मारने का काम करेगा। सीबीआई और ईडी की चर्चा आप लोग बहुत सुनते होंगे, लेकिन एनआईए को भी अब जिस तरीके से एक्टिव किया जा रहा है, आने वाले वक्त में यह मील का पत्थर साबित होगा। योगी बाबा ने देवबंद के बराबर में एनआईए का दफ्तर जो है वो वहां पे गाड़ दिया है और उसका क्या सिग्निफिकेंस था और इसमें क्या निर्णय आया है वो भी आपको समझ आएगा कि बाबा की दूरदर्शिता कितनी सटीक थी कि जज साहब जो हैं वो अब उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो जज साहब ने कहा कि ऐसा है, इन ट्रायल कोर्ट्स में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, सारे के सारे केसेस उठाओ और जो एनआईए कोर्ट्स हैं उनमें लाकर पटक दो, ताकि एनआईए कोर्ट्स का सिर्फ एक काम हो, एनआईए के जजेस के पास सिर्फ ये काम हो कि ये जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं इनको उठा के वहां खूब धुलाई की जाए। उन जजेस के ऊपर कोई और प्रेशर ना हो कि मुझे और दूसरे भी केस भी देखने हैं, ये केस देखना है, वो केस देखना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ इन बड़े बड़े मगरमच्छ के ऊपर बात होगी। एक जो अपराधी होता है, मान लीजिए कोई एकदम हार्डकोर क्रिमिनल है, बहुत बड़ा अपराधी है, मुख्तार अंसारी टाइप का है, उमर खालिद जैसा कोई व्यक्ति है या कोई और बड़ा नामचीन व्यक्ति है, उस पे किसी ना किसी राज्य में या फिर एक से ज्यादा राज्यों में किसी अपराध के मामले में एफआईआर जो है वो हो रखी है। मान लो उसके ऊपर एफआईआर उड़ीसा में भी है और यूपी में भी है, गुजरात में भी है। अब किसी स्टेट की पुलिस उसे पकड़ लेती है तो वो क्रिमिनल कहता है कि साहब मैं तो आज वहां अदालत में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं यूपी चला गया था, मैं गुजरात चला गया था, इसलिए नहीं आ पाया। तो इस पॉइंट पर जज साहब ने कहा ऐसा करो, जहां जहां पे जितने केसेस हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करो, एनआईए के कोर्ट में इनके केसेस लाओ और जितने भी राज्यों में ऐसे केसेस हैं सारे के सारे एक ही छत के नीचे लेकर आओ, मतलब एनआईए कोर्ट्स में लेकर आओ और सारे के सारे केसेस यहीं चलाओ और तुरंत इन हार्डकोर क्रिमिनल्स से जेल की चक्की पिसवाओ। तो जज साहब जो है इनकी यह डायरेक्शन उन अपराधियों के लिए, जैसे वो मुख्तार अंसारी था ना, उसने यूपी में अपराध किया हुआ था और यूपी पुलिस इसे ढूंढ रही है, लेकिन क्या पंजाब पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर बैठी हुई है कि नहीं नहीं भाई, मुख्तार अंसारी तो हमारे यहाँ एक अपराध के केस में बंद है,
हम नहीं भेज सकते। अब ऐसे क्रिमिनल्स के मामले सीधे एनआईए कोर्ट्स के अधीन रहेंगे। जज साहब ने सेंटर को कहा कि इसके ऊपर कानून बनाइए। अब जो गेंद है, जो बॉल है, वो अमित शाह के पाले में डाल दी कि भैया इस पे कानून बनाओ। तो अब मुख्तार अंसारी आराम से जेल में नहीं लेट सकता। ऐसे क्रिमिनल्स क्या करते हैं, कोई अपनी मनपसंद राज्य की सरकार पकड़ी, वहां पर एक कोई छोटा मोटा केस जो है वो फाइल किया और आराम से वहां पड़े हैं और मक्खन मलाई चाट रहे हैं। अब इस कानून ने सारा का सारा मामला एनआईए के हाथ में आ जाएगा। जो ये कानून बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, एनआईए देखेगी कि कौन सी जेल में रहना है। एनआईए के जज साहब बताएंगे कि इस जेल में शिफ्ट कर दो। जैसे अभी सोनम वांगचुक जो है उसके साथ हुआ, गिरफ्तारी लद्दाख से हुई, पुलिस फोर्सेज जो थी उसे टांग के कहां ले गई, राजस्थान ले गई। उसकी पत्नी चिल्लाने लगी, अरे वहां क्यों ले गए। कपिल सिब्बल भागा भागा कोर्ट पहुंचा। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया। कोर्ट ने सीधा कहा यह कपिल सिब्बल तय नहीं करेगा कि उसकी पत्नी, और जो उसकी पत्नी है वो तय नहीं करेगी कि इसे किस जेल में डालना है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्रीय संप्रभुता और उसकी अखंडता जो है उसका मामला है। हम तय करेंगे कि अपराधी को कहां रखना है, कहां नहीं रखना है। हम तय करेंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत होगी कि नहीं होगी। इसलिए अमृतपाल को उठाया जाता है पंजाब से और ले जाया जाता है आसाम में। शर्जिल इमाम हो, उमर खालिद हो, ये एजेंसीज तय करेंगी कि उन्हें कहां रखना है। कोर्ट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जहां चाहे वहां पे अपनी मर्जी से रखो। उसके बाद डेली हियरिंग होनी चाहिए। एनआईए की कोर्ट तो आपने बना दी, लेकिन हियरिंग रोजाना होनी चाहिए। चाहे कितना बड़ा से बड़ा अपराधी हो, जल्दी से जल्दी उसका कार्यक्रम जो है वो निपटा दो। इसके लिए कानून में अब आपको वो तैयारियां करनी है। मामला लंबा नहीं खींचना चाहिए, हर लूप होल को आपको भरना है। अब सेंटर के ऊपर है कितने दिन में कानून आता है, लेकिन कोर्ट रास्ता तैयार कर रहा है। अभी तक जो कोर्ट एक तरीके से रुकावट थी, वो अब सरकार के लिए रास्ता साफ कर रही है कि तुम पिच पर खेलो। अब गेंद सरकार के पाले में है। अमित शाह को ब्रह्मास्त्र पकड़ा दिया हाथ में। अब चलाना है नहीं चलाना है ये उनकी मर्जी है। उसके बाद जज साहब ने यह बोला कि हर राज्य के अंदर एनआईए कोर्ट होनी चाहिए। अभी आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हाई कोर्ट जो है उनकी केवल 2 बेंचेस हैं, लखनऊ में है और इलाहाबाद में है। इस समस्या के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा हंगामा चल रहा है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंद था, 22 जिले बंद थे। क्यों? क्योंकि अदालत इतनी दूर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक आदमी के लिए उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट जो है वो बहुत दूर है। उसके लिए हरियाणा की जो है वो पास है, दिल्ली की पास है, पंजाब की पास है, लेकिन यूपी की हाई कोर्ट वो बहुत दूर है। तो यही हाल एनआईए कोर्ट्स का ना हो जाए कि एक बना दी दिल्ली के अंदर, दूसरी मुंबई में, तीसरी चेन्नई में और चौथी कोलकाता के अंदर। ऐसे में क्रिमिनल का कार्यक्रम बस आने जाने में ही निपट जाएगा। तो इसलिए हर राज्य के अंदर एनआईए कोर्ट्स बननी चाहिए। जहां पर भी एनआईए से जुड़े हुए 10 केसेस होंगे, 10 या 10 से ज्यादा केसेस होंगे, वहां पर एक एनआईए कोर्ट बनाइए। जब ये बात जज साहब बोलते हैं तो जो केंद्र सरकार का वकील है वो ये बोलता है कि जज साहब निश्चित रहिए, हम ये जरूर करेंगे। 16 कोर्ट तो मात्र दिल्ली के अंदर ही बन रही है। जरा सोचिए, दिल्ली एनसीआर में ही इससे जुड़े कितने मामले होंगे। अभी दिल्ली का मामला चल ही रहा था, ये दिल्ली दंगे और उसके बाद बहुत सारे केसेस हैं एनआईए से जुड़े हुए। अभी दिल्ली वाला बम ब्लास्ट था, वो भी आ गया। तो ऐसी 16 कोर्ट्स बनाई जा रही हैं और तैयारी निश्चित तौर पर चल रही है कि भैया अब इन अपराधियों को, इन आतंकियों को छोड़ना नहीं है। अब केंद्र सरकार के हाथ में सारी चाबी है कि वो किस तरीके से इसे लेकर चलती है। कोर्ट ने तो सीधा कह दिया और कोर्ट ने कहा कि भाई नए जज हायर कर लो, जजेस की कमी नहीं होनी चाहिए। खैर वो अलग बात है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा सिस्टम, ये उन्हें देखना है। क्योंकि अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोर्ट्स हैं उनमें जजों की बहुत कमी है, पहले तो वही पूरी हो जाए। अब मान लो आपने नई एनआईए कोर्ट बना दी, अब हम यहां से बात करते हैं आगे। अब कपिल सिब्बल तो वहां भी जा सकता है ना, कोई रोक तो नहीं है कि भाई इस एनआईए कोर्ट में वो नहीं जा सकता। तो इस नेक्सस को भी तोड़ना उतना ही मुश्किल है। जज साहब ने आदेश तो दे दिया, लेकिन किस तरीके से इससे पार पाएंगे वो बड़ी बात है। लेकिन केंद्र सरकार के लिए रास्ता साफ कर दिया गया कि फास्ट एनआईए कोर्ट्स बनाओ, नॉर्मल ट्रायल कोर्ट में से ऐसे केसेस को हटाओ। अलग अलग राज्यों में जो केसेस फाइल हो जाते हैं कुछ जानबूझ के भी कराए जाते हैं और उसकी वजह से देरी हो जाती है। मैं आपको उमर खालिद और ये जो शर्जिल इमाम है इसके केसेस जो हैं, इसका जो केस है वो बताता हूं। इस केस में जानबूझ के देरी की जा रही है क्योंकि वकील को पता है कि जिस दिन ये केस ट्रायल में आ गया उस दिन जो एजेंसीज के पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं, ट्रायल में आने के बाद इनके लिए ज्यादा स्कोप नहीं बचेगा।
और उसके बाद वही वकील कोर्ट में जाकर कहते हैं कि मामला बहुत डिले हो गया है तो इनको जमानत दे दो। एजेंसी फाइल नहीं कर रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, एजेंसीज जो है वो काम नहीं कर रही हैं, तो आप इनको जमानत दे दो। यही प्रयास किया जाता है। इसलिए जज साहब द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी इस तरह की ट्रिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं सब हटाओ और एक सिंगल विंडो सिस्टम लाओ और फास्ट ट्रैक काम निपटाओ। आपको मैं एक घटना बताता हूं। एक ट्रेन चलती थी जनेश्वरी एक्सप्रेस, तो 28 मई 2010 की बात है। उसमें मतलब उस रात कुछ माओवादियों ने जो पटरी होती है उसकी जो क्लिप्स हैं उनको उखाड़ दिया और वो ट्रेन पलट गई। उसमें 148 लोगों की मृत्यु हो गई। ये ट्रेन पश्चिम बंगाल में दुर्घटनाग्रस्त हुई। अब उसमें सीबीआई वर्सेस ये दयमोय महतो नाम से एक बंदा है, ये वाला केस बनता है। अब होता क्या है कि ये केस चलता रहा। ये उमर खालिद वाला मामला ऐसे ही वो भी चलता रहता है और वो अकेला केस नहीं है, ऐसे बहुत से केसेस हैं जो चलते रहते हैं। तो उसी का फायदा उठाकर जो वकील साहब हैं उन्होंने सीआरपीसी की धारा 436A के तहत ये कह दिया कि ये केस तो बहुत लंबा खिंच गया, इन्हें जमानत दे दीजिए। कोर्ट ने जमानत भी दे दी। जब जमानत की सुनवाई चल रही थी उस जमानत का विरोध हो रहा था और इसमें जो केस फाइल हुआ था वो यूपीए के सेक्शन 16 और 18 के तहत और आर्टिकल 21 का हवाला दिया गया था और रेलवेज का सेक्शन 150, 151 रेलवेज एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। अब जमानत हो गई क्योंकि केस बहुत लंबा चल रहा था। जेल में तो भाई अनंत काल के लिए रख नहीं सकते, लेकिन यहां पर जब इसका विरोध होता है, जब एजेंसीज द्वारा इसका विरोध किया जाता है, तो जज साहब जो हैं ये संजय करोल और एन कोटेश्वर वो ये कहते हैं कि अगर यूपीए जैसी कोई धारा आपके ऊपर लगी है तो कोई बड़ा हैवी मैटर है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो यहां पर जो आर्टिकल 21 है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब आपको जो फ्रीडम मिली है वो एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। आपकी जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा है। तो अब तक जो ये चलता था कि बेल नॉर्म है और जेल एक्सेप्शन है, इस मामले में अब उल्टा है। बेल एक्सेप्शन है और जेल नॉर्म है, यानी आपको जेल जाना पड़ेगा। बेल मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है। पहले तो यह था कि बेल मिलेगी, रेयर केस होगा कि आपको जेल मिलेगी। अब रेयर केस में ही बेल मिलेगी, अब जेल में सड़ना ही पड़ेगा। अब इन दोनों चीजों को एक साथ रखकर देखिए कि उमर खालिद जैसा व्यक्ति हो, शर्जिल इमाम जैसा व्यक्ति हो, अमृतपाल जो है वो व्यक्ति हो, सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति हो, आपको जेल में रहना पड़ेगा और बेल भी नहीं मिलेगी। और मान लीजिए अगर आपका केस जो मतलब ये जो हार्डकोर क्रिमिनल है उसकी कैटेगरी में आ जाता है तो आप संगठित अपराधी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और जो एनआईए कोर्ट्स बन रही हैं, अगर आपका केस उसमें चला जाता है और चीजें फास्ट ट्रैक हो जाती है, मतलब ये सिस्टम सही तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, तो इस प्रकार एक बड़ी ताकत जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को और सुरक्षा एजेंसी जो है सिक्योरिटी एजेंसीज उनको मिल जाएगी। तो जिस जुडिशियल रिफॉर्म की हम बात करते रहते हैं वो जो है वो तो बहुत व्यापक है, लेकिन उसमें छोटे मोटे नट बोल्ट्स जैसे ये जो कार्यक्रम है आ रहे हैं जो अभी, ये बहुत जरूरी है। कम से कम यही हो जाए तो भी बहुत है। आने वाले समय में जो ये बड़े बड़े कई सारे नाम हैं, जो हाई प्रोफाइल नाम है, इनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आगे जाकर इन्हीं रेफरेंसेस को कोट किया जाएगा। और जो ये बड़े बड़े फिक्सर वकील बैठे हुए हैं, कोई सालाना 1700 करोड़ रुपए कमा रहा है, कोई 1500 करोड़ कमा रहा है, उनके लिए चीजों को एग्जीक्यूट करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक बड़े वकील साहब जिनका नाम है प्रशांत भूषण। वो अपने आप को इतना बड़ा तुर्रम खां या खलीफा मानते हैं कि जैसे ही मैं कोर्ट में जाऊंगा जज साहब खड़े होंगे और सलाम ठोकेंगे। जज साहब कहेंगे वकील साहब बताइए क्या करना है। तो ये महाशय भी पहुंचे कोर्ट में तामझाम लेकर, एक एप्लीकेशन भी लगा दी। एक एनजीओ है एडीआर नाम का, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो एसआईआर पर पहले भी डांट खा चुका है। एसआईआर वाले केसेस में ये जो एनजीओ भी एक पार्टी है, तो ये एनजीओ दोबारा पहुंच गया कोर्ट में। प्रशांत भूषण पहुंचे उसका मुकदमा लड़ने, वहां जाकर उन्होंने केस फाइल कर दिया। जज साहब ने केस की फाइल पढ़ी और मन ही मन हंसना शुरू कर दिया। प्रशांत भूषण ने कहा कि जो एसआईआर हुआ है बिहार के अंदर उसमें 65 लाख नाम कटे हैं। मेरा ऑब्जेक्शन यह है कि जो ये 65 लाख नाम है इनकी पहले से ही लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी थी कि इस बूथ पर इन लोगों के नाम कटने हैं, मतलब इस बूथ पर 100 नाम कटने हैं, उस बूथ पर 500 नाम काटने हैं। पहले से इन लोगों की एक लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने तैयार कर ली थी। और जब एसआईआर हो गया तो जो फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होता है उसमें पहले से प्री डिसाइडेड जो नाम थे वो कटे हुए थे, मोदी ने वहां पर चिपका दिए। कोई एसआईआर जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ, मोदी ने पहले से ही सब कुछ फिक्स किया हुआ था और इलेक्शन कमीशन ने वो एग्जीक्यूट कर दिया। इस पर जज साहब ने कहा भाई अच्छी बात है, अब ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला।
प्रशांत किशोर ने कहा कि ये किसी अखबार में छपा था और मुझे किसी भरोसेमंद या विश्वसनीय सूत्र ने बताया है। तो जज साहब ने कहा कि अखबारों में छपी हुई बातों पर अगर केस होने लगे तो अखबार में कोई कुछ भी छाप देगा। कल को तो अखबार में कोई ये छाप देगा कि मंगूराम मोदी का रिश्तेदार है, तो इन चीजों पर तो केस नहीं हो सकता, इन चीजों पर कोर्ट कार्रवाई नहीं करेगी। न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर की कटिंग तो वैसे भी एडमिसिबल जो है एविडेंस नहीं होता है। ये जो बात है ये प्रशांत भूषण को अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी एसआईआर को लटकाने के लिए कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने कहा मैं अभी नोटिस जारी करता हूं इलेक्शन कमीशन को। किसको? इलेक्शन कमीशन को। आप एक छोटा सा एफिडेविट बना के दे दो कि तुम्हारी ये जो जानकारी है ये सही है। दोस्तों आपको याद होगा ऐसा ही एक एफिडेविट मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से, लेकिन राहुल गांधी अभी तक नहीं दे पाया और ना दे पाएगा। तो प्रशांत भूषण ने कहा जज साहब ये जो पिटीशन फाइल की है ये वापस दे दो मुझे। तो प्रशांत भूषण मुंह छुपाकर वहां से निकल गया। अब इसके उलट अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये पिटीशन एक्सेप्ट भी होती, इस पर नोटिस भी जारी होता और कार्यक्रम जो है आगे का वो भी चलता। तो प्रशांत भूषण जैसे लोगों पर कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए, ऐसे लोगों पर झूठी अफवाह फैलाने के लिए कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और केस करना चाहिए। आपको नुपुर शर्मा का केस याद होगा। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो सुओ मोटो है वो कोर्ट द्वारा लिया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों पर बिल्कुल नहीं लिया जाता। और जब इन पे जुर्माना लगाने की बात आती है तो 1-2 लाख रुपए लगा के छोड़ देते हैं। जो वकील लाखों करोड़ों रुपए की फीस लेते हैं, कम से कम उस रेशियो में तो उन पे जुर्माना लगाया जाना चाहिए। खैर जो भी है, कोर्ट ने थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल किया और प्रशांत भूषण को कहा भैया यहां से बाहर निकलो, और लोग भी कतार में खड़े हैं उन्हें अंदर आने दो। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि चीजें अगर सही तरीके से चले और कोर्ट ने जो सुझाव दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर वो उसे इंप्लीमेंट करती है तो निश्चित तौर पर सेंटर के हाथ में एक बड़ा हथियार आ जाएगा। देश के अंदर जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनकी गर्दन अच्छे से पकड़कर जेल में सड़ने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आप लोग हमारी कोर्ट्स और खासकर जो ये नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं उनके रुख के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।